एक बार पुनः स्वागत है मित्रों आपका सार्थक सिविल विजन में, जहां हम सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अभ्यास प्रश्न और साथ ही साथ पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और जिसमें जो पहला चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा परिवार और मित्र। हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इससे सीटेट में बनाए जा सकते हैं। और अगर आप ये अभ्यास प्रश्न देखते हैं प्लस पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं तो निश्चित रूप से एक आपका जो थॉट्स है वो डेवलप होगा इस तरह का कि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं। हम देखते हैं इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, ये पहले हम अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे और अभ्यास के प्रश्न को देखने के बाद हम इस पिछले वर्षों में आए हुए कुछ परीक्षा के प्रश्न भी देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में पहला ही प्रश्न हमारा है कि परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है या एक भीड़ है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, यानी 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में, ये पूछ रहा है कि समाजशास्त्री परिवार किसको मानते हैं, यानी दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि समाजशास्त्री जो हैं परिवार किसे मानते हैं? पति पत्नी, और एक परिवार में समाजशास्त्रियों के अनुसार पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, या उपरोक्त सभी कह रहा है। तो आप देखेंगे जैसे समाजशास्त्री ने जो वर्गीकरण दिया है परिवार का, उसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ विकल्प 1 को अभी छोड़ते हैं, माता पिता और पति पत्नी। केवल माता पिता और पति पत्नी से परिवार नहीं बन पाएगा, ये ऑप्शन काट देंगे आप। माता पिता और बच्चे, माता पिता हैं और बच्चे हैं का होना अनिवार्य है, ये भी कंसेप्ट नहीं सही है। उपरोक्त सही तो होगा नहीं, 2 कट गया तो ये कट ही जाएगा। यानी कि समाजशास्त्रियों ने जो परिवार की व्याख्या की है उसमें पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, यानी विकल्प ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? अब आप यहाँ से देख के साथ साथ समझ ही सकते हैं, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला ये पूछ रहा है। जब हम सामाजिक जीवन में आते हैं उसकी प्रारंभिक पाठशाला कौन है? तो प्रारंभिक पाठशाला आप जानते हैं गांव होगा नहीं, विद्यालय होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। ये जो प्रथम पाठशाला होती है सामाजिक जीवन की वो क्या होती है? विकल्प 1 इसका सही उत्तर है, हमारा परिवार ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौथे में पूछा है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? एक सैद्धांतिक प्रश्न है और यह आपको याद होना चाहिए। यहाँ इसने 4 लोगों के नाम दे रखा है। मैकाइवर कह रहा है कि पहले तो प्रश्न पे ध्यान दें, परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से पूछ रहा है। तो ध्यान दें, परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से पूछता है। तो इसमें आप देखेंगे विकल्पों में मैकाइवर, लुंडबर्ग, आगबर्न या निमकॉफ, ये 4 लोगों को दे रखा है। तो ये जो व्याख्या किए थे वो कौन किए थे? विकल्प ए इसका सही उत्तर है। मैकाइवर ने आवश्यक परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य, ये कह रहा है कि कौन है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य कौन है? तो देखिए यहाँ पे पालन पोषण बिल्कुल परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य में आएगा, भोजन बिल्कुल आएगा परिवार में, शारीरिक सुरक्षा बिल्कुल आएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प 4 हो जाएगा। ये सभी उत्तर इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अगला देख लेते हैं। परिवार की सामान्य विशेषता है। देखिए मित्रों ऐसा है कि ये प्रश्न तो ऐसे हैं कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा मुझे आता ही है, लेकिन अगर क्लियर कट डेफिनेशन आपको नहीं पता है और विकल्प मिलते जुलते हैं तो वहाँ प्रश्न की गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए आप ध्यान से जरूर देखिए और एक बार विचार कीजिए। परिवार की सामान्य विशेषता है, पूछ रहा है कि सामान्य विशेषता क्या है? विवाह संबंध है, सामान्य निवास है ना, वंशवाद है, ये सभी है। ये सामान्य विशेषता अगर पूछेगा आपसे कभी भी परिवार की तो विवाह संबंध भी है।
बिना विवाह के परिवार बनेगा नहीं, परिवार चलेगा नहीं। सामान्य निवास भी है, परिवार है तो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। और परिवार तभी आगे बढ़ेगा जब वंशवाद होगा, यानी वंश बेल आगे बढ़ेगी तभी बढ़ेगा। यानी इस प्रश्न में ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे। विकल्प 4 इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कौन सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। ध्यान से देखिए और विकल्पों को देखते हुए चलिए कि इसमें से आपको एलिमिनेशन करने में कोई दिक्कत न हो, है ना। तो कह रहा है कि अब देखिए आलस्य का अभाव संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। ठीक, आलस्य का अभाव एक ऑप्शन दिया है। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त ये एक ऑप्शन दिया है। श्रम विभाजन की सुविधा एक ऑप्शन है और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक ऑप्शन है। अब यहाँ बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अगर आपने इस प्रश्न पर अभ्यास किया है या जैसे आपने इस प्रश्न को देखा है तब तो आप लगा ले जाएंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न में फंस जाएंगे, इसका भाव समझने में फंस जाएंगे। देखते हैं हम। कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है ना, आलस्य का अभाव। ठीक, कृषि के लिए उपयुक्त। भाई संयुक्त परिवार है तो निश्चित रूप से उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त तो हो ही जाएगा। श्रम विभाजन की सुविधा, अब 8-8 लोग हैं तो कामों को बांट देंगे। 2 लोग किसी और काम में लग गए, 2 लोग किसी और काम में लग गए, 2 लोग किसी और काम में लग गए, तो श्रम विभाजन की सुविधा भी हो गई। अब अगर 2 ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि श्रम विभाजन में भी सुविधा होगी, कृषि व्यवस्था में भी हमको सुविधा होगी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 2 तो हो ही रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ एक पे विचार करना है आपको, आलस्य का अभाव। ठीक, तो कह रहा है कि संयुक्त परिवार का गुण नहीं है आलस्य का अभाव। ये बिल्कुल सही है, संयुक्त परिवार का ये गुण नहीं है आलस्य का अभाव। ऐसा नहीं है कि अगर संयुक्त परिवार है तो वहाँ क्या होगा, आलस्य का अभाव होगा। ठीक है, तो ऐसे में विकल्प 1 जो होगा इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। ये कह रहा है कि एकल परिवार जो आजकल की समस्या है, एकल परिवार वाली के लिए का जो तीव्र प्रचलन चल रखा है, पति पत्नी और बच्चे के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कला की संभावना या उपरोक्त सभी? ये 8वां प्रश्न है। आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए अब विकल्पों को देखते हैं। जैसे महंगाई, सही बात है। अगर एक आदमी आपका, इसको समझने की बात है कि आप कायदे से समझें, अगर एक आदमी आपका अर्निंग मेंबर है ना, ये अर्निंग मेंबर कौन सा है? एक आदमी है। और खाने वाले कितने हो गए? संयुक्त परिवार है तो मान लीजिए परिवार में 10 लोग हैं तो खाने वाले 10 लोग हैं, तो महंगाई रहेगी। तो जो अर्निंग मेंबर आपका दिख रहा है ये केवल कमाएगा और सबको खिलाता ही रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। ये तो समझ में आ गई होगा। तो महंगाई तो नो डाउट वो सोचता है हम अपना परिवार लेके चले जाएं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और एकल परिवार में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में महंगाई तो उसके लिए कारण है, उत्तरदायी है। यहाँ पूछ रहा है ना कि एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है, तो महंगाई तो हो गई। दूसरी जनसंख्या भी है। आप संख्या से ही इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जनसंख्या भी एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कला की संभावना ये है, ये डेफिनेटली है, हर परिवार में है। और आप जानते भी हैं कि जहाँ परिवार में 4 लोग हैं, कुछ लोग कुछ कम काम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ बाहर के कार्य करते हैं, कुछ केवल घरेलू कार्य करते हैं, तो उसमें जो थोड़ा सा टफ वर्क करता है उसके साथ कला की संभावना रहती है कि ये सारा मुझे ही करना पड़ता है, बाकी ये बाहर ही देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो कला की संभावना भी होगी। तो मित्रों, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी महंगाई भी हो गई, जनसंख्या भी हो गया, और ये क्या नाम है आपका, कला की संभावना, यानी कि विकल्प 4 उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। भारतीय परिवार का स्वरूप है, ये हम सबका परिवार है, आप जान सकते हैं, इसको आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है, तो आप जानते हैं मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृस्थानीय या इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं, हमारा जो है वो पितृसत्तात्मक स्वरूप है हमारा, पहले से भी रहा है और आज भी वही पितृसत्तात्मक स्वरूप ही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त परिवार
समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। समरक्त माने एक ही रक्त हो, एक सेम रक्त हो, उसी को हम क्या कह देंगे, समरक्त कह देंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं एकल परिवार है तो कौन सा परिवार समरक्त परिवार का उदाहरण है। एकल परिवार है अगर तो समरक्त परिवार का उदाहरण नहीं होगा। वैवाहिक परिवार है ये भी क्या नाम है कि उदाहरण नहीं होगा, दो लोग हो गए, दो रक्त हो गया ना। संयुक्त परिवार जो है ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, यानी संयुक्त परिवार जो है ये समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त परिवार इस अर्थ में कह रहा है कि एक मान लीजिए अगर पिता हैं और इनके एक पिता है और इनके 4 पुत्र हैं तो सबके रक्त तो समान हो गए ना। ठीक है, 4 पुत्र हैं, A B C D, 5 पुत्र बना दिया मैंने। ठीक है, मान लीजिए 5 ही हैं, A B C D और E। ठीक है, तो ये पिता के ही रक्त से माता के ही रक्त से कनेक्टेड हैं तो इन सब के समरक्त होंगे। अब एकल परिवार जो कह रहा है उसमें पति और पत्नी होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पति और पत्नी होंगे तो ये पत्नी का रक्त जो है वो दूसरा हो जाएगा। वैवाहिक परिवार में भी सेम स्थिति आएगी, ये भी दूसरा हो जाएगा। इसीलिए ये संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं कि समरक्त संबंधी परिवार उसको कहते हैं जो परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, विवाहित युगल किसके साथ निवास करते हैं, स्त्री के परिवार के साथ। यानी लड़का कहाँ चला जाएगा, ससुराल में चला जाएगा। यहीं से इसका उत्तर निकल जा रहा है, तो तभी तो ये स्त्री के परिवार के साथ जाएगा। तो इसका है पितृस्थान, मातृस्थान, वैवाहिक और एकल। बहुत सरल है ना। तो ये इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मातृस्थान हो जाएगा। 2 इसका जो ऑप्शन होगा वो एकदम सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसमें पितृस्थान में करेगा तो अपने पिता के पास रहेगा, वैवाहिक करेगा, विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं ये कह रहा है। तो नहीं मातृस्थान नहीं होगा, इसमें वैवाहिक होगा। ठीक है, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकल होगा नहीं, है ना, तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। क्या कह रहा है ये, अभिविन्यास परिवार। किस परिवार को पूछ रहा है कि अभिविन्यास परिवार, समरक्त को, वैवाहिक को, पितृस्थान को और मातृस्थान को। बहुत सावधानी से इन प्रश्नों को हल करना है क्योंकि बहुत थोड़े से अंतर से माइंडसेट बदल जाएगा और इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अभिविन्यास परिवार तभी होगा जैसा कि हम उदाहरण में देख रहे थे, जब समरक्त होगा। ठीक है, यानी विकल्प 1 इसका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। अब देखिए ये कह रहा है ना, फिर समरक्त परिवार पूछ रहा है, बार बार ये समरक्त संबंध पूछ रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। एकल में होगा, संयुक्त में होगा, 1 2 दोनों में होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, 1 2 दोनों में होगा। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होगा, तो ये इसका 3 उत्तर हो जाएगा। एकल में भी होगा और संयुक्त में भी होगा, दोनों में होगा। अगला देखते हैं। अगला है बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। परिवार के द्वारा होता है, मित्रों के द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है, रिश्तेदारों के द्वारा होता है। तो जो बालकों का समाजीकरण होता है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा होगा, तो ये सर्वप्रथम आपका हो जाएगा परिवार के द्वारा। बालक सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है, वहीं से उसको सामाजिकता समझ में आती है। ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये भैया हैं, ये दीदी हैं, मतलब समाज ऐसे जुड़ता चला जाता है। फिर वो मित्रों के साथ जाता है, फिर वो शिक्षा के लिए जाता है, फिर वो अपने रिलेशन में जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि कौन सी मित्रता जो है वो सर्वोत्तम है ना। तो सर्वोत्तम मित्रता आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सही। भाई उपयोगिता की मित्रता भी मित्रता है, आनंद की मित्रता भी मित्रता है और अच्छाई की मित्रता भी मित्रता, मतलब बहुत करीब है ये। लेकिन सर्वोत्तम मित्रता की बात जब हम करेंगे, आनंद के लिए होगा तो उसमें गलत से भी आनंद आएगा और सही से भी आनंद आएगा, इसलिए काट दीजिएगा।
उपयोगिता के लिए होगा तो मित्रता होगी ही नहीं, इसलिए इसको भी काट दीजिएगा। अच्छाई के लिए जो मित्रता होगी, हम आपका सहयोग निस्वार्थ भाव से करेंगे, आप मेरा सहयोग निस्वार्थ भाव से करेंगे, ये मित्रता लंबी चलती है और वही अच्छी मित्रता होती है। तो 3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अच्छाई के लिए मित्रता जो है वो सर्वोत्तम मित्रता की श्रेणी में आएगी। अगला देखते हैं, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। अब अरस्तु के अनुसार पूछ दिया है यहाँ पे, है ना, कि अरस्तु मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित करते हैं। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सभी। तो जब बात अरस्तु की आती है तो वहाँ ये सब होता है। ये अरस्तु के अनुसार है। अगर स्वतंत्र रूप से आप देखें तो मित्रता जो है वो अच्छी मित्रता, अच्छाई वाली मित्रता ही है। लेकिन अब अरस्तु भाई इनका अलग सिद्धांत है और उन्होंने दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सभी ऑप्शंस को दे रखा है। उपयोगिता के लिए भी मित्रता होनी चाहिए, आनंद के लिए भी होनी चाहिए और अच्छाई के लिए भी होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार जो इसका विकल्प जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि उपरोक्त सभी होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रिश्ते का आधार होता है। ये कह रहा है कि रिश्ते का आधार क्या होता है। रक्त होता है, विवाह होता है, भावनाएं होती हैं, यस ये सभी होते हैं। तो आधार पूछा है रिश्ते का, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा विचार करेंगे। रिश्ते का आधार रक्त भी होता है, रिश्ते का आधार आपका ये क्या बोलते हैं विवाह भी होता है ना, और रिश्ते का आधार भावनाएं भी होती हैं। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। जैसे रक्त तो होगा ही होगा, जैसे सेम ब्लड है तो मतलब एक भाई ही हो गए तो रिश्ता हुआ ही, विवाह हुआ ही, पति पत्नी जब बन गए, वैवाहिक संबंध हो गया तो रिश्ते का आधार है ही है वो। भावनाएं भी होती हैं, क्योंकि जहां हम ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिनके कार्य मुझे अच्छे लगते हैं या जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तो वहाँ भी एक मेरा रिश्ता बनता है। जैसे मित्रता होती है या एक दूसरे के सहयोग की भावना पनपती है, वो अगला आपको याद करता है तो आप तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, नहीं वो तो बड़े अच्छे हैं। और तो भावनाओं से भी ये रिश्ते का आधार बनेगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। चौथा इसका हो जाएगा रिश्ते का आधार रक्त भी हुआ, विवाह भी हुआ। भावना को काटिएगा मत, क्योंकि भावना भी है रिश्ते का बहुत बड़ा आधार है। वर्तमान समय में तो भावनाएं हमारी जहाँ जुड़ती हैं अपने रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं जहाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ से हम निश्चित रूप से जुड़े रहते हैं और समर्पित रहते हैं। इसलिए रिश्ते का आधार भावनाएं भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। अच्छा, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। समरक्त संबंध में ये आधार पूछ रहे हैं। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो समरक्त संबंध है उसमें आधार जो होता है ये दोनों होता है, 1 और 2। इसका दोनों उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेलकूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहा है खेलकूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है। जो बच्चे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं तो रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, ठीक है, कल्पना शक्ति, थेरेपी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न को बहुत सावधानी से लगाना है। रचनात्मक प्रवृत्ति जैसा कुछ नहीं होता खेल कूद में अगर बच्चा भाग लेता है तो। रचनात्मक प्रवृत्ति मतलब जहाँ रचना वाली बात हो वहाँ होती है। कल्पना शक्ति से भी कोई मतलब नहीं है इसका, कल्पना थोड़ी करना है बैठ के, वो तो खेलते रहना है बच्चों के साथ। थेरेपी ये शब्द है, इसमें है उत्तर छिपा हुआ। यानी भावनात्मक रूप से कमज़ोर है अगर वो, तो अगर वो एक तरह से थेरेपी, आप जानते हैं जो चीज़ कमज़ोर होती है उसको बार बार प्रैक्टिस के द्वारा सही करना, तो वो थेरेपी जब बच्चा वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर है खेल कूद करेगा तो ये क्या होगा, क्या कार्य करेगा, थेरेपी का कार्य करेगा। यानी विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां देखते हैं, खेल कूद बच्चों के किस विकास में सहायक होता है। ज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, क्या नाम है कि आपके सामाजिक विकास में सहायक होता है ना, या शारीरिक विकास में। तो खेल कूद से ज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अब हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि पहले हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे और फिर सीटेट में इसके पिछले परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो देखिए, पहला इसमें अब आ गया पूछा गया प्रश्न, कह रहा है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे
होते हैं। यह कथन, अब इस कथन के बारे में पूछ रहा है, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ठीक, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। ये पहला ऑप्शन जो है वो ये कह रहे हैं कि सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक है, ये अब ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बच्चे जैविक नहीं होंगे, कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो दूसरा कह रहा है सही नहीं है क्योंकि ये जो कह रहा है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ये सही बात है, परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब आप यहीं देख सकते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, एकल परिवार होते हैं। तो सिर्फ अगर ये कहें कि ये आदर्श परिवार का आकार है या सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के हैं, तो ये सही नहीं, यानी कि इसका 2 ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार का होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। अगला पूछा गया था कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार हो गया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ये 22वां सवाल है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर ये 4 होगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये मित्रों ये पिछले वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? क्या कह रहा है, कौन सा इसमें जो 6 मुख्य थीम हैं उसमें से एक नहीं है? काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काम और खेल। एक इसका सही हो जाएगा। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 जो मुख्य थीम हैं उसमें से काम और खेल नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, देखिए, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार परिवार व्यवस्था को कहते हैं। इस परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। मातृवंश परिवार, ठीक है, जिसमें क्या नाम है कि मातृवंश जिसमें रीता की माता मुखिया हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची साथ रहते हैं, तो इस व्यवस्था सीधे सीधे संयुक्त परिवार की व्यवस्था हो गई। बहुत नहीं सोचना है इसमें, ये आसान सा सरल सा सवाल है ये, यानी कि तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वां। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? ये कह रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण कह रहा है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक, जल, स्मारक, समुदाय, जंगल। तो सामाजिक भी होना चाहिए और सांस्कृतिक भी, तो ये यहाँ समुदाय में दिख रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईवीएस पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं? अच्छा, चलिए, ईवीएस पाठचर्या में कह रहा है कि परिवार और मित्र क्या है? थीम हैं, विषय वस्तु हैं, उप थीम हैं या पाठ्यक्रम है? तो ये जो ईवीएस पाठ्यचर्या है उसमें ये क्या है? परिवार और मित्र, ये थीम है। मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे साथियों, जिसमें कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया था। जो सीटेट की परीक्षा में कक्षा 1 से 5 में जो आपका पहला चैप्टर है परिवार एवं मित्र,
उससे संबंधित। साथ ही साथ मैंने उन प्रश्नों को भी शामिल किया था जो क्या नाम है कि विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः कुछ प्रश्न पत्र लेके आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।